एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज प्रैक्टिस फॉर सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो जून 2019 और बायोकेमिस्ट्री यानी यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसके क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस पूरे पेपर को अगर एक बार देखा जाए तो यहाँ पार्ट बी के अंदर 4 क्वेश्चन आए हैं और पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आए हैं। ये सारे क्वेश्चन ही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की। दिया है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑन प्रोटीन कन्फर्मेशन डिटेल बिलो इज इनकरेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट देके रखी हैं और पूछा है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग ऑफ प्रोटीन कन्फर्मेशन। फर्स्ट में दिया है एल अमाइनो एसिड्स। फर्स्ट में दिया है एल अमाइनो एसिड कैन अकर इन टाइप 1 डैश बीटा टर्न वेयर साई और फाई आर बोथ पॉजिटिव। यानी कि जो बीटा टर्न होता है उसमें एक टाइप 1 बीटा टर्न है और एक होता है टाइप 1 डैश बीटा टर्न। तो जो टाइप 1 डैश बीटा टर्न है उसमें फाई की और साई की दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव होती हैं, जो कि हम रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर पढ़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, चलिए मैं बता देती हूँ। आप देख सकते हैं टाइप 1 है, टाइप 2 है, ये टाइप 1 डैश है और ये टाइप 2 डैश है। तो यहाँ पर जो i+1 होता है उसके लिए 60 है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है टाइप 1 डैश, तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाई की वैल्यू है 5i+1 60 होता है, साई i+1 की वैल्यू 30 होती है। यहीं पर अगर बात करें 5i+2 की वैल्यू होती है 90 और साई i+2 की वैल्यू होती है 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है और एक 0 की फॉर्म में है, तो नेगेटिव नहीं है। और यहाँ पर कहा भी है कि जो टाइप 1 डैश बीटा टर्न है उसकी फाई की और साई की दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। सेकंड में लिखा है पेप्टाइड रिच इन प्रोलिन इज अनलाइकली टू अडॉप्ट अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो अल्फा हेलिक्स होता है उसके अंदर जो प्रोलिन है वो प्रेजेंट नहीं होता, बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को अनस्टेबल कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो वहां पर ये बहुत कम मिलता है। क्वेश्चन में दिया भी ऐसे ही स्टेटमेंट में कि एक पेप्टाइड जिसके अंदर प्रोलिन ज्यादा होता है वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को अडॉप्ट नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहीं पर अगर बात करें प्रोलिन के अल्फा हेलिक्स में मिलने के चांस बहुत कम होते हैं और बीटा टर्न के अंदर सबसे ज्यादा जो है प्रोलिन ही दिखाई देता है। प्रोलिन है और ग्लाइसिन है, ये दोनों ऐसे रेजिड्यू हैं जो कि बीटा टर्न के अंदर ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि हेलिक्स ब्रेकर कौन होता है, ग्लाइसिन और प्रोलिन, जबकि प्रोलिन और ग्लाइसिन मोस्टली अकर इन द बीटा टर्न। इस वजह से हमारी दोनों ही स्टेटमेंट ये सही हो जाएंगी। फोर्थ में लिखा है द डाईहाइड्रल एंगल साई और फाई ऑफ अमाइनो एसिड इन अनफोल्डेड प्रोटीन आर एक्सक्लूसिवली पॉजिटिव। यानी कि ऐसा प्रोटीन जो कि अनफोल्डेड है तो उसका जो फाई और साई एंगल है वो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव हो ये कोई फिक्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। हमसे पूछा भी है कि गलत कौन सा है, तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड फॉर एन एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन। यानी एक ऐसी रिएक्शन है जिसको एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, उसके रिगार्ड में आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट देके रखी है, कोई एक गलत है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। फर्स्ट में लिखा है द काइनेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम डू नॉट डाइवर्ज फ्रॉम द माइकलिस मेंटन बिहेवियर। यानी कि माइकलिस मेंटन ने जो बिहेवियर बताया है एंजाइम्स को लेकर वो लागू होता है एलोस्टेरिक एंजाइम पर भी। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम है वो डिफरेंट होते हैं अदर एंजाइम से। जैसे कि एलोस्टेरिक एंजाइम की बात क्या है कि उनके पास एक एलोस्टेरिक साइट भी होती है जिस पर आकर बाइंड होता है मॉड्यूलेटर, यानी कि वो पॉजिटिव करेगा उसको रेगुलेट या फिर नेगेटिव करेगा, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आकर किसने बाइंड किया है। तो उनके पास एक अलग से एलोस्टेरिक साइट होती है, उन एंजाइम्स को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। और बाकी जो अदर एंजाइम होते हैं जिनके पास ये साइट नहीं होती वो नॉर्मल एंजाइम होंगे। तो वो जो नॉर्मल एंजाइम है उनके बारे में ही बताया है माइकलिस मेंटन ने, और उनका ग्राफ भी जो है वो कुछ इस तरीके से आता है, हाइपरबोलिक होता है, मतलब पहले इंक्रीज करेगा फिर कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन ये जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं उनके ग्राफ को जब स्टडी किया गया तो वो सिग्मोइडल आया है, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है, सिग्मोइडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइकलिस मेंटन ने बिहेवियर बताया है उससे डाइवर्स करता है एलोस्टेरिक एंजाइम, लेकिन इसमें लिखा है डू नॉट डाइवर्स, तो ये स्टेटमेंट ही हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड में लिखा है इन फीडबैक इनिबिशन द प्रोडक्ट ऑफ अ पाथवे इनिबिट एन एंजाइम ऑफ द पाथवे। बिल्कुल सही बात है। इसमें होता क्या है कि कोई भी फीडबैक इनिबिशन कैसे होता है, मानो कोई भी सबस्ट्रेट है, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता जाएगा
ये प्रोडक्ट मानो बनता जाएगा, तो ये प्रोडक्ट जो बना है लास्ट में, ये ही जा करके एंजाइम को इनहिबिट करता है, मतलब जो भी एंजाइम यहाँ काम कर रहा होगा उसको इनहिबिट करता है, उसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। मतलब कि वापस से आकर इसने इनहिबिट कर दिया है अपने ही प्रोडक्शन को, उसे बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। और इसमें लिखा भी ऐसा ही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। थर्ड में लिखा है एन एंटीबॉडी दैट बाइंड टाइटली टू द एनालॉग ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन substrate to product would promote the formation of product when the analog is added to the reaction। एंटीबॉडीज का मेनली काम होता है जो पैथोजन है उनको डिटेक्ट करना, उनसे डिफेंस करना। लेकिन अगर ये एंटीबॉडीज एक्ट करने लगती हैं एज ए एंजाइम, मतलब वो एंजाइम की तरह काम करने लगे अगर कोई भी एंटीबॉडी, तो उसको हम बोलते हैं एपजाइम। तो यहाँ पर जो आपको ये स्टेटमेंट दिया है ये एपजाइम के बारे में ही दिया है। लिखा क्या है कि चलिए इसके बारे में पहले आपको बता देती हूँ। एपजाइम्स आर एंटीबॉडीज विद वेरिएबल रीजन प्रोसेसिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। मतलब ऐसी एंटीबॉडीज जिनके पास वेरिएबल रीजन होता है और वो एक्ट करते हैं एज ए एंजाइम, उनको हम बोलते हैं एपजाइम। एंजाइम डज कैटेलाइज बाय मेंटेनिंग द मिडल स्टेट नोन एज transition state and certain chemical compound resemble the transition state of a substrate by its chemical structure and are known as transition state analog। जैसे मानो कि हमारे पास ये कोई भी एक एंजाइम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। मानो हमारे पास ये कोई भी सबस्ट्रेट है और इसको ये एंजाइम के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, मतलब प्रोडक्ट से बनने से पहले जो स्टेट बनती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ फिर बन जाता है प्रोडक्ट। तो ये जो स्टेट होती है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि इस स्टेट की तरह रिजेंबल करते हैं, दिखते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग। तो यहाँ पर अगर वो एनालॉग आता है तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये इससे टाइटली बाइंड कर लेती हैं और यहाँ से रिमूव कर देती हैं ताकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सके। तो दिस इज अबाउट द एपजाइम्स। यहाँ पर लिखा भी ऐसा ही है कि ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये जो एनालॉग है, ट्रांजिशन स्टेट का जो एनालॉग होता है उससे टाइटली बाइंड कर लेती हैं, जिससे कि फॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट की वो प्रमोट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ में लिखा है एन एंजाइम विद के कैट इज 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4 पर सेकेंड एंड Km है 9 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलार, हैज एक्टिविटी क्लोज टू द डिफ्यूजन कंट्रोल्ड लिमिट। ये बिल्कुल बात सही दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर जितने भी एंजाइम हैं जिनका के कैट की वैल्यू ये है और Km की वैल्यू ये होती है, वो एक्ट करते हैं और फिर क्लोज होते हैं डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट के। ठीक है, आप देखो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में दिया है 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4, 9 इंटू 10 टू द पावर -5। अगर किसी एंजाइम की के कैट की वैल्यू ये है और Km की वैल्यू ये है, तो उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो क्लोज होती है डिफ्यूजन कंट्रोल लिमिट के, जो कि 10 टू द पावर 8 से लेकर 10 टू द पावर 9 पर मोलार पर सेकंड तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया भी ऐसे ही है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। गलत हमसे पूछा है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सीक्वेंस एनालिसिस ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रिजल्ट शोड द कंटेंट ऑफ साइटोसिन C was 20%. What is the amount of adenine and thymine put together? मतलब ये जो है चॉर्गॉफ रूल से क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर हमने देखा कि जो साइटोसिन है वो कितना है, 20% है। तो हमें पता है कि साइटोसिन बॉन्ड बनाता है ग्वेनिन के साथ में, तो जितने साइटोसिन होंगे ऑब्वियसली उतने ही क्या होंगे, ग्वेनिन होंगे। तो यहाँ पर ग्वेनिन भी कितने होंगे, 20% होंगे। ठीक है, और जो प्यूरिन होते हैं, जो प्यूरिन है उसमें एडेनिन आता है और ग्वेनिन आता है, ये टोटल 50% होते हैं। जबकि अगर बात करें पैरामिडीन की, अगर हम बात करते हैं पैरामिडीन की जिसमें कि आता है थायमिन और साइटोसिन, ये 50% होते हैं। तो यहाँ पर अगर ग्वेनिन की बात करें ये 20% है, तो एडेनिन कितना बचा, 30%। तो एडेनिन है हमारा 30%। ऐसे ही देखो साइटोसिन अगर यहाँ पर 20% है और टोटल कितना है, 50 है, तो 50 में से 20 अगर साइटोसिन है तो थायमिन कितना बचा, 30% बचा, तो ये भी 30% हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है कि एडेनिन और थायमिन टुगेदर कितने होंगे, दैट इज 60%। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द फर्स्ट स्टेप इन द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन रिलीज ग्लूकोज यूनिट एज। जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में निकलता है। तो देखो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोजन है जब उसको ब्रेकडाउन किया जाता है तो सबसे पहले बनता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, फिर बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर बनता है पायरुवेट और फिर बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि फर्दर रिएक्शंस में मूव कर जाता है। लेकिन सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो यानी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो पार्ट बी के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब बात कर लेते हैं पार्ट सी के क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ pH4 एंड pH10 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। मतलब आपके पास आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया हुआ है और इक्वल वॉल्यूम में लिया है, एक है जिसका pH4 है और दूसरा है जिसका pH10 है। तो आपको बताना है कि जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो आपको जो फाइनल मिक्सचर मिलेगा उसका pH कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको बताऊं कि pH एक दिया है 4 और एक pH दिया है 10। ठीक है, अब हमें पता है कि जो pH है वो हम 14 का जो स्केल है उस पर मेजर करते हैं। तो यहाँ pH अगर 4 है तो मतलब POH कितना होगा, ये हो जाएगा 10, क्योंकि टोटल 14 होना चाहिए। तो pH अगर इस सॉल्यूशन का 4 है तो POH कितना होगा, 10 होगा। अगर सेकंड की बात करें तो pH अगर 10 है तो POH कितना हो जाएगा, POH हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये टोटल 14 हुआ है, ये टोटल 14 हुआ है। अगर हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, देखो हमारे सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, एक OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो अगर मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 10 टू द पावर -pH, और अगर मुझे POH निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला 10 टू द पावर -POH। तो ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है ये एसिडिक है क्योंकि 4pH मोर एसिडिक होता है, और ये जो सेकंड सॉल्यूशन है ये मोर बेसिक है क्योंकि 7 से ऊपर है यानी 10 है, तो ये मोर बेसिक है। तो इसका निकालेंगे हम H पॉजिटिव और इसका हम निकालेंगे POH। तो यहाँ पर देखो 10 की पावर -pH, कितना pH है, 4 है। तो मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जो H पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -4। ठीक है, सेकेंड सोल्यूशन की अगर बात करें यहाँ हम निकालेंगे POH क्योंकि ये बेसिक सोल्यूशन है। तो देखो इसका भी क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव कितने होंगे इस सोल्यूशन के अंदर, 10 टू द पावर देखो POH कितना है, 4 है, तो हमें रखना है -POH यानी कि -4। तो एक सोल्यूशन के अंदर आपने 10 टू द पावर -4 रखा है H पॉजिटिव और 10 टू द पावर 4 रखा है, 10 टू द पावर -4 रखा है POH यानी कि OH नेगेटिव। तो मतलब एक सोल्यूशन है आपके पास, उसमें आपने 10 टू द पावर -4 H पॉजिटिव रखे हैं और 10 टू द पावर -4 ही आपने OH नेगेटिव रखे हैं। तो ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो यहाँ pH मिलेगा वो न्यूट्रल होगा, ना ही तो एसिडिक होगा क्योंकि H पॉजिटिव ज़्यादा नहीं है और ना ही बेसिक होगा क्योंकि OH नेगेटिव ज़्यादा नहीं है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर pH कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। The inborn error of amino acid metabolism alkaptonuria is due to the lack of one of the following enzyme। मतलब जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें अगर कोई कमी हो जाती है तो एक डिजीज देखने को मिलती है जिसका नाम है एल्केप्टोन्यूरिया। तो ये कौन से एंजाइम की कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में समझा देती हूँ। सबसे पहले जो फिनाइल एलिनिन होता है वो डिवाइड होता है टायरोसिन में, तो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, फिर ये कन्वर्ट होता है 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुविक एसिड में, और फिर ये कन्वर्ट होता है होमोजेनिस्टिक एसिड में। अब ये जो होमोजेनिस्टिक एसिड है आगे ये कन्वर्ट होता है मेनली एसिटिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम दैट इज कॉल्ड होमोजेंटिसेट 1,2 डाईऑक्सीजनेज। ये एंजाइम है जिसकी वजह से ये जो होमोजेनिस्टिक एसिड है ये कन्वर्ट होता है एसिटोएसिटिक एसिड में। लेकिन अगर ये कन्वर्जन ना हो तो वहां पर डिजीज हो जाती है एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, तो एल्केप्टोन्यूरिया कब होगा, जब हमारे सेल के अंदर ये एंजाइम नहीं होता है या फिर इसमें कोई म्यूटेशन हो जाता है, ये काम नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इसकी कमी के कारण एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज होती है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन विद 100 रेजिड्यू
was determined by X-ray analysis at atomic resolution and NMR spectroscopy. The following observation are possible. मतलब आपके पास एक 100 रेजिड्यू का प्रोटीन है जिसकी स्ट्रक्चर को आपने डिटरमाइन किया है विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होता है और एनएमआर से। तो इसके ही रिगार्ड में आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट देके रखी हैं, पूछा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है द डाईहेड्रल एंगल्स, जो डाईहेड्रल एंगल होते हैं फाई और साई, डिटरमाइन फ्रॉम द एक्सरे स्ट्रक्चर एंड एनएमआर विल बी द आइडेंटिकल। मतलब उस प्रोटीन का जो फाई साई का वैल्यू है, जब हमने उसको एक्सरे से डिफाइन किया और जब हमने उसको एनएमआर से डिफाइन किया तो देखने को मिला कि दोनों ने सेम ही बताया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। गलत क्यों होगी? देखो दोनों ही जो है, दोनों जो टेक्निक है वो अलग अलग चीज़ों को बताती हैं। जैसे कि एनएमआर है वो बताता है जो नेटिव स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की, या फिर जो नॉन नेटिव होती है उसके बारे में बताता है, जबकि जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है वो हमें 3D पोजीशन बताती है एटम्स की। मतलब उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी 3D स्ट्रक्चर को बताता है एक्सरे। तो अगर ये दोनों ही टेक्निक अलग अलग चीज़ों को बताती है तो वो सेम रिजल्ट कैसे दे सकती हैं, है ना। इस वजह से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। सेकंड में लिखा है द डाईहेड्रल एंगल डिटरमाइन फ्रॉम द एक्सरे स्ट्रक्चर विल बी मोर एक्यूरेट। ये स्टेटमेंट सही है। देखो जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है वो मोर एक्यूरेटली हमें रिजल्ट देती है एज कंपेयर टू एनएमआर। यहाँ पर लिखा भी ऐसा ही है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। सी में लिखा है बीटा टर्न कैन बी डिटरमाइन ओनली बाय द एनएमआर। मतलब कि जो बीटा टर्न होता है वो केवल एनएमआर से ही डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम एक्सरे की हेल्प से भी बीटा टर्न के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं और एनएमआर की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। डी में लिखा है बीटा शीट कैन बी मोर एक्यूरेटली डिटरमाइन फ्रॉम द एक्सरे स्ट्रक्चर। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बीटा शीट की बात करते हैं तो उसकी भी जो स्ट्रक्चर है वो एक्यूरेटली हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे स्ट्रक्चर। तो यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो बी और डी सही है, बी और डी सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो यहाँ लिखा भी है कि बीटा टर्न कैन बी डिटरमाइन बाय बोथ एनएमआर एंड एक्सरे। साथ साथ जो बीटा शीट होती है कैन बी मोर एक्यूरेटली डिटरमाइन फ्रॉम द एक्सरे स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। द डिफरेंट आर्म्स इन द टीआरएनए स्ट्रक्चर आर शोन इन द कॉलम ए, द स्पेसिफिक सिग्नेचर एसोसिएट विद द डिफरेंट आर्म आर शोन इन द कॉलम बी। यानी कॉलम ए के अंदर आपको टीआरएनए की कुछ आर्म्स दी गई हैं और कॉलम बी के अंदर उनके बारे में कुछ बताया गया है। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा पॉइंट किसके लिए सही है। तो ये जो क्वेश्चन है टीआरएनए से आया है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म, जिसके पास सीसीए सीक्वेंस होता है और ये अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करता है। आपको पता ही होगा कि टीआरएनए का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करना। ये अमाइनो एसिड को वहां पहुंचाता है जहां पर प्रोटीन फॉर्म हो रहा होता है। तो ये जो अमाइनो एसिड है ये आकर इस पॉइंट पर ही बाइंड करते हैं क्योंकि यहाँ सीसीए सीक्वेंस होता है। तो जो एक्सेप्टर आर्म होती है उसको हम कैसे पहचानते हैं? क्योंकि उसके पास सीसीए सीक्वेंस है। इसके बाद ये जो डी आर्म है, इस डी आर्म के पास होता है डाईहाइड्रोयूरेडिन। डाईहाइड्रोयूरेडिन यहाँ प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम है डी आर्म। ठीक है, ये टी आर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर होता है टी साई सी, जो टी साई सी है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको टी आर्म बोलते हैं। और ये जो एंटीकोडॉन आर्म है, ये जो एमआरएनए होता है उससे आकर बाइंड होता है ताकि कोडिंग चल सके, बता सके कि कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ आना है। तो एंटीकोडॉन का ये काम होता है। तो ये सारी आर्म्स होती हैं टीआरएनए की। चलिए मैच कर लेते हैं। एक्सेप्टर आर्म जो है वो क्या है? सीसीए सीक्वेंस वाली है, तो ए का हो जाएगा सेकंड। और ए का सेकंड हमें 2 स्टेटमेंट में दे के रखा हुआ है। बी में लिखा है एंटीकोडॉन आर्म, देखो, और सी में क्या है? टी साई सी, और डी में है डी आर्म। डी आर्म क्या था? डाईहाइड्रोयूरेडिन, तो डी का हो जाएगा 1 और डी का 1 आपको 4th में दिया है, तो आप इसको भी कट कर सकते हैं। इसके बाद जो टी साई सी आर्म है उसमें क्या होता है? उसमें होता है सूडोयूरेडिन, तो यहाँ हो जाएगा सी का 4th। और एंटीकोडॉन जो है इसमें 5 बेस पेयर स्टेम, यानी कि 5 बेस पेयर होते हैं नीचे, जिसमें कि 3 क्या करते हैं? 3 एंटीकोडॉन, मतलब जो एमआरएनए होता है उसको कोड करने में हेल्प करते हैं। तो यानी कि हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ आपको कुछ कोएंजाइम्स दिए गए हैं और यहाँ बताया है उनका केमिकल ग्रुप। आपको मैच करके बताना है कि कौन सा सही है। तो कोएंजाइम ए दिया हुआ है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है FAD, और पाइरोक्सिल फॉस्फेट है, और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। चलिए मैं बता देती हूँ उसके बारे में। जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है वो करता है ट्रांसफर हाइड्राइड आयन को, जबकि जो पाइरोक्सिल फॉस्फेट है ये ट्रांसफर करता है अमीनो ग्रुप को।
जो कोएंजाइम ए है ये ट्रांसफर करता है एकाइल ग्रुप को, जबकि जो फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये चीजें आपको याद करनी होंगी कि कौन सा कोएंजाइम किस चीज के ट्रांसफर में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोएंजाइम ए की, तो ये ट्रांसफर करता है एकाइल ग्रुप को, यानी ए का हो जाएगा सेकंड, और ए का सेकंड हमें केवल एक ही स्टेटमेंट में दिया है, तो ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी FAD है, ये हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने में, और जो NAD है ये हेल्प करता है हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर करने में, यानी C का हो जाएगा फोर्थ, D का थर्ड, सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर आपको प्रोटीन की स्ट्रक्चर दी गई है। थर्मोडायनेमिक ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग इज डिपिक्ट एज अ फ्री एनर्जी फनल बिलो। यहाँ आपको दिया हुआ है प्रोटीन के बारे में, आपको बताना है कि कौन से स्टेज पर क्या नेमिंग हम रखते हैं। तो देखो इसके लिए मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है हाईएस्ट इंट्रोपी फॉर्म होती है, क्योंकि देखो यहाँ ये जो एक्सिस है ये इंट्रोपी को बता रहा है, तो इंट्रोपी वाला पार्ट जो है यहाँ सबसे ऊपर होगा, और जो फॉर्म प्रोटीन की यहाँ प्रेजेंट होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंट्रोपी होती है, यानी जो रेंडमनेस है वो सबसे ज़्यादा होती है ए फॉर्म में। तो ये क्या होगा, हाईएस्ट इंट्रोपी फॉर्म होगा। जैसे जैसे इंट्रोपी कम होती है तो वो नीचे आता रहेगा, जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो मतलब इंट्रोपी कम हो रही है। तो यहाँ पर जो बी फॉर्म है उसको बोला जाता है मोल्टन ग्लोबुलर फॉर्म। इसके बाद जब वो और नीचे आता है तो ये सी फॉर्म है, सी फॉर्म को बोला जाता है डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट, और जो डी फॉर्म है ये होती है नेटिव फॉर्म ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। चलिए तो मैच कर लेते हैं इसको। जो ए फॉर्म है, यानी कि जो ए फॉर्म है वो क्या है, ए फॉर्म है स्ट्रक्चर विद द हाईएस्ट एंट्रोपी, यानी ए का हो जाएगा सेकेंड। ओके, बी कौन सा दिया है, बी है हमारा मोल्टन ग्लोब्यूल, यानी बी का हो जाएगा थर्ड। सी क्या दिया है, सी है हमारा डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट, यानी सी का हो जाएगा फोर्थ और डी का हो जाएगा वन। तो आप चलिए मैच कर लीजिए, ए का होगा सेकंड, बी का होगा थर्ड, तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का वन, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपके लिए नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन जून 2019 में बायोकेमिस्ट्री से आए हैं, आइदर पार्ट बी के और सी के, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।